हेलो बच्चों, कैसे हो आज सब। आई होप अभी तक जितने भी हमने सॉल्यूशन के लेक्चर्स अपलोड किए हैं आपने अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया होगा। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वेपर प्रेशर क्या होता है उसको इन डेप्थ अच्छी तरीके से पूरा समझ लिया था। अब यही वेपर प्रेशर का लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में क्या रोल है, ठीक है। और इसी रोल को समझाया किसने था, हमारे साइंटिस्ट राउल्ट्स ने। तो उनकी इस बात को हम किसके नाम से जानते हैं, राउल्ट्स लॉ के नाम से जानते हैं। और अब ये राउल्ट्स लॉ होता क्या है, वेपर प्रेशर का लिक्विड लिक्विड में क्या रोल है, उसको हम आज इस लेक्चर में पूरा समझेंगे। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम बात कर रहे हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की, तो ये बात तो बहुत ही क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूट होगा, अगर वेपर प्रेशर को हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूट कैसा होगा, एक वॉलेटाइल लिक्विड होगा। और अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो हमारा सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, एक वॉलेटाइल लिक्विड होना चाहिए। अगर मेरे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वॉलेटाइल होंगे तो ही इवोपरेट होंगे रूम टेम्परेचर पे, और वेपर प्रेशर जैसी चीज आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर अगर सॉल्यूट मेरा वॉलेटाइल लिक्विड है और सॉल्वेंट भी मेरा एक वॉलेटाइल लिक्विड है, तो किस तरीके से इनका वेपर प्रेशर आएगा और कैसे हम इनको कैलकुलेट करेंगे वो यहां पे हमें पढ़ना है। अब हुआ क्या कि जब दोनों चीजें वॉलेटाइल हैं तो राउल्ट्स भाई साहब ने क्या किया, एक बकेट ली और इस बकेट में सिर्फ और सिर्फ प्योर वॉलेटाइल सॉल्यूट को भर दिया। अब देखो जो भी आपका वेपर प्रेशर जहां पे भी आता है, तो जिस कंटेनर के अंदर वॉलेटाइल लिक्विड को आप रखते हो वो हमेशा कैसा होना चाहिए, एक रिजिड और क्लोज। तो हमने क्लोज कर दिया। अब देखो ये हमारा प्योर सॉल्यूट है बेटा, ये हमारा प्योर सॉल्यूट है, ठीक है। प्योर सॉल्यूट है, ऊपर से वॉलेटाइल है। तो मैंने बोल दिया, मान लीजिए इसका अमाउंट मोल फ्रैक्शन x1 है। तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास बकेट में, ठीक है, सिर्फ प्योर सब्सटेंस है, तो बताओ उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, क्या लेस देन 1 होगा, क्या ग्रेटर देन 1 होगा, या इक्वल टू 1 होगा। सोचो 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 क्या होगा, ठीक है। तो जिनके मन में आंसर आ गया है बड़ी अच्छी बात है, और जिसको कोई भी अप्रोच समझ नहीं आ रही बेटा, ठीक है, जिसको कोई भी अप्रोच की किस दिशा में सोचा जाए, तो एक बार को आप खुद के दिमाग में सोचो क्या मोल फ्रैक्शन क्या होता है पता है। क्योंकि अगर मोल फ्रैक्शन ही नहीं पता तो उसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट को कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज करोगे। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि जिस भी मिक्सचर के अंदर किसी भी कंपोनेंट का अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसके मोल्स को अगर मैं टोटल मोल से डिवाइड कर देता हूं, उसके मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड कर देता हूं, तो वही मेरा मोल फ्रैक्शन कहलाता है। अब यहां पर अगर मुझे इस कंपोनेंट का, यहां पर अगर इस कंपोनेंट का मुझे क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो देखो यहां पे जो टोटल मोल्स मान लेता हूं उसके x हैं, तो कंपोनेंट के मोल्स भी कितने होंगे, x। और अगर मैं गिवन मोल्स अपॉन टोटल मोल्स भी करता हूं तो x बाय x कट के क्या आएगा, 1। तो हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी प्योर कंपोनेंट का, किसी भी प्योर कंपोनेंट का आपका वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, इसकी लिक्विड फेज है, ये क्या है, इसकी लिक्विड फेज है। अब हमें क्या मालूम है कि ये अपने लिक्विड फेज से इवेपोरेट होके इस तरीके से वेपर फेज में जाएगा कि नहीं जाएगा। भाई वॉलेटाइल है ना, तो वॉलेटाइल वाले जितने भी लोग होंगे वो इवेपोरेट होंगे और लिक्विड फेज को छोड़ के कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे बेटा, कहाँ जाएंगे, वेपर में जाएंगे। अब हमें क्या मालूम है कि यहाँ पे लिक्विड और वेपर के बीच में जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तो जो प्रेशर ये पार्टिकल्स लगाएंगे उसी को वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो हमने मान लिया है कितना वेपर प्रेशर लगा रहे हैं ये लोग, P1 नॉट। कितना वेपर प्रेशर लगा रहे हैं, P1 नॉट वेपर प्रेशर लगा रहे हैं। क्लियर, चलो इसी तरीके से राउल्ट्स भाई साहब ने क्या किया, एक और कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर उन्होंने प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट इसको क्या कर दिया, फिल कर दिया। अगेन जो कंटेनर होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड, ठीक है। तो देखो इस तरीके से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये भी क्या होंगे बेटा, इनका भी मोल फ्रैक्शन मान लो x2। अब ये भी अपनी प्योर स्टेट में, तो मोल फ्रैक्शन 1 होगा, गिवन मोल्स और टोटल मोल सिमिलर है क्योंकि। तो अब ये भी अपने लिक्विड फेज को छोड़कर
क्योंकि वॉलेटाइल हैं तो वेपर फेज में जाएंगे, और वेपर फेज में जाएंगे तो इस तरीके से इवोपरेट होंगे। और जैसे ही यहाँ पर भी लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, और तो जितने भी पार्टिकल वेपर फेज में होंगे वो जो प्रेशर लगा रहे होंगे उसी को वेपर प्रेशर बोलेंगे। सो इट विल बी व्हाट, P2 नॉट। ठीक है, अब मुझे तो क्या पढ़ना है, वेपर प्रेशर का रोल लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में। ये हो गया मेरा प्योर सॉल्यूट, ये हो गया मेरा प्योर सॉल्वेंट। मैं इंडिविजुअल लोगों को थोड़ी ना पढ़ने बैठा हूँ, मुझे तो यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो मैंने कहा काम करते हैं, हम लोग इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। और क्योंकि मेरे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल हैं, तो बनने वाला पूरा सॉल्यूशन भी कैसा होगा, वॉलेटाइल होगा। तो देखिए सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट, इस तरीके से आपके सॉल्यूशन में रह रहे होंगे। भाई मिक्स हो गए ना, मिक्स हो गए तो इस तरीके से मान लीजिए वो रह रहे हैं। कोई डाउट? ठीक है, इस तरीके से रह रहे हैं। तो अब जब आपने इनको मिक्स किया तो भैया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन तो अभी भी क्या कहलाएगा, X2, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अभी भी क्या कहलाएगा, X1। पर अब मैं अगर आपसे पूछूं, अब बताओ इनकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? क्या ये इक्वल टू 1 होंगे, लेस देन 1 होंगे, या ग्रेटर देन 1? सोचो। तो आपने कहा कि सर हमें तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद है, गिवन जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। आपने बोला सर सॉल्यूट के मोल्स मान लेते हैं X और सॉल्वेंट के मोल्स मान लेते हैं Y। तो अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा तो क्या बनेगा, X अपॉन X प्लस वाई। और अगर सॉल्वेंट का निकालूंगा तो क्या बनेगा, Y अपॉन X प्लस वाई। आप इन दोनों केसेस में देखोगे सर डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, और जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है आंसर 1 से छोटा ही आता है। तो इन दोनों केसेस में इसका मतलब कभी भी अगर आप कंपोनेंट्स को मिक्स करके सॉल्यूशन या मिक्सचर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू उन्हीं प्योर कंपोनेंट्स की लेस देन 1 हो जाती है। और ये हमेशा ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन कभी ग्रेटर देन 1 हो भी नहीं सकता। अब क्या होगा, दोनों वॉलेटाइल हैं, सॉल्यूट भी इवोपरेट करेगा, सॉल्वेंट भी करेगा, सॉल्यूट भी इवोपरेट करेगा, सॉल्वेंट भी करेगा। तो भैया यहाँ पे सॉल्यूट कुछ वेपर प्रेशर लगाएगा, सॉल्वेंट भी कुछ वेपर प्रेशर लगाएगा। अब हम यही जानना चाह रहे हैं कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट यहाँ वेपर प्रेशर लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं। तो एक तो मैं बोलूँ कि सर जब हमने खाली डब्बे में सिर्फ सॉल्यूट लिया था तो वेपर प्रेशर मिला P1 नॉट, दूसरी तरफ जब सिर्फ डब्बे में सॉल्वेंट लिया था तो वेपर प्रेशर मिला P2 नॉट। तो अगर मैं इन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दूं तो सर पार्टिकल सब्सटेंस तो वही है, तो शायद अभी भी ये लोग अपने सॉल्यूशन के अंदर भी जो वेपर प्रेशर लगाएंगे वो P1 नॉट और P2 नॉट के बराबर ही लगाएंगे। मैंने कहा गधेड़ो ऐसा नहीं होता है। अब आप एक चीज़ सोचो बेटा, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा नहीं होता, वो इस वजह से क्योंकि अभी आप देखो यहाँ पे इस कोने से लेकर इस कोने तक जो पार्टिकल इवोपरेट होंगे वो सिर्फ सॉल्यूट के होंगे। यहाँ पे इस कोने से इस कोने तक जो भी पार्टिकल इवोपरेट होंगे वो सॉल्वेंट के। तो अगर आप इन दोनों के अंदर देखोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन सरफेस या नंबर ऑफ पार्टिकल पर सरफेस एरिया, तो इन दोनों के केसेस के अगर कंपेयर कर लोगे सॉल्यूशन से तो अब सॉल्यूशन में इस कोने से और इस कोने तक सिर्फ सॉल्यूट सॉल्यूट, सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्वेंट इवोपरेट नहीं हो रहे, दोनों हो रहे हैं। इट मीन्स सरफेस पे सॉल्यूट भी है तो सॉल्वेंट भी है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो सरफेस पे इनके प्योर के रेस्पेक्ट में यहाँ कम हो गए। तो अगर लेसर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इवोपरेट होंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या लगेगा, डिफरेंट ही लगेगा, या इन शॉर्ट बोलूँ कम ही लगेगा। तो इसी वजह से सॉल्यूट जो वेपर प्रेशर लगा रहा है लेट से P1 और सॉल्वेंट जो वेपर प्रेशर लगा रहा है लेट से P2। और यहाँ से एक रिलेशन हमने स्टैब्लिश कर लिया कि प्योर के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन के अंदर उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है। तो P1 नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन P1। और सिमिलरली अगर मैं इधर बात करूंगा तो P2 ठीक है इज लेस देन P2 नॉट। आ गई बात समझ में कि नहीं? बोलो कोई डाउट? श्योर। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो P1 नॉट है एंड P2 नॉट है, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है कि नहीं है। अब
इसका मतलब जो प्योर वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब अपने स्टैंडर्ड स्टेट में ये P1 नॉट और P2 नॉट वेपर प्रेशर लगा रहे हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि स्टैंडर्ड या प्योर फेज में जब वेपर प्रेशर जो भी वैल्यू होती है वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। और P1 एंड P2 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन है। और P1 P2 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो अगर मुझे P1 और P2 की वैल्यू पता चल जाए तो टोटल वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी मोमेंट कितना लग रहा है आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। तो आई होप आपने इतना सब कुछ अच्छे से समझा होगा कि क्या होता है, कैसे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ें और टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं, जो भी मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है, किसका क्या मतलब है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे और आगे जब बढ़ रहे हैं तो हम क्या सीखेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन में टोटल वेपर प्रेशर जो लगता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो बहुत अच्छा। तो मैं इसको आप लोग लिखो, फिर उसके बाद मैं इसको रब करता हूँ, फिर अपन आगे। चलो तो आई होप बच्चों आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो इसको रब करते हैं और अपने इसी ज्ञान को आगे लेके चलते हैं। चलो चलिए। ओहो, चलो देखो मजबूरी है डायग्राम मिटाना, बट अब आई होप दिमाग में आपने तो बनाया होगा मेरे साथ साथ, तो उसमें कंपैरिजन। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा कि एक बात बताओ, जो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर लगा रहा हो P1 है, तो जितना उसका अमाउंट होगा उसी रेशियो में वो इवोपरेट होगा और उसी हिसाब से वेपर प्रेशर लगाएगा। तो मैंने बोला P1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, ठीक है, x1 या chi1, और P2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। तो जैसे ही मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो यहां क्या होगा, स्टैंडर्ड स्टेट में प्योर सॉल्यूट कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है ये आपका कांस्टेंट बन के आ जाएगा, और सॉल्वेंट के अंदर भी स्टैंडर्ड स्टेट में या प्योर स्टेट में कितना वेपर प्रेशर लग रहा है वो आपका क्या बन के आ जाएगा, कांस्टेंट बन के आ जाएगा। तो देखो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ मैं क्या बोल सकता हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, जिसका भी निकालना होगा हम बारी बारी से बता सकते। अब आपने बोला सर ये तो इंडिविजुअल सॉल्यूट और सॉल्वेंट का है, टोटल वेपर प्रेशर, तो मैंने कहा टोटल वेपर प्रेशर के लिए क्या करूं भाई, जो लोग पूरे सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर लगा रहे हैं उनको जोड़ दो। तो भैया टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा कि नहीं होगा, P1 प्लस P2 होगा। तो मैंने कहा एक काम करो, P1 P2 की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 ये आ गया कि नहीं। तो किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर अगर दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल हैं तो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कैसे निकलेगा, ये देखो आपने इसको पढ़ लिया और मेरे थ्रू अच्छे से समझ भी लिया। क्लियर बन्नाट तरीके से? चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आया दिमाग में, बैठ रहा है सब कुछ। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे बात समझ में कि नहीं? बहुत अच्छे। अब बात ये आती है कि आप बोलोगे सर मान लें कि कोई क्वेश्चन बना रहा है, कोई एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है, और वो अगर क्वेश्चन बना रहा है मुझे ना क्वेश्चन में एक ही मोल फ्रैक्शन दे, या तो सॉल्यूट का दे या सॉल्वेंट का दे, या मुझसे एक ही मोल फ्रैक्शन दे, या तो सॉल्यूट का दे या सॉल्वेंट का दे, और बोले कि चलो टोटल वेपर प्रेशर निकालो। तो मेरा दिमाग जो है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग तुम लोगों का क्या चलेगा कि यार यहाँ तो x1 x2 दोनों चाहिए, x1 x2 दोनों चाहिए, तो कैसे चलेगा। तो मैंने कहा लोड क्यों ले रहे हो, इतने टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि आप लोग इस चैप्टर में बाइनरी मिक्सचर पढ़ रहे हो,
क्या पढ़ रहे हो? बाइनरी मिक्सचर पढ़ रहे हो। और बाइनरी मिक्सचर के अंदर हमेशा दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 ही तो होगा। तो अगर एक का पता है, अगर x1 निकालना है तो 1 माइनस x2, देखो मैं x के टर्म से बोल रहा हूँ कि काई का मतलब बोल रहे काई 1 काई 2 का ऐसे, तो x1 x2 फ्लो में निकलता है इसलिए है ये मोल फ्रैक्शन ही। और अगर मुझे x2 निकालना है या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो 1 माइनस x1। ये चीज आ गई समझ में कि नहीं? अब मैं क्या कर दूंगा, जिस भी टर्म्स में मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन में गिवन होगा उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे चेंज करूंगा, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली मेरा चेंज हो जाएगा और आपका सॉल्यूशन आगे बढ़ जाएगा। आया समझ में? तो आप खुद यहां से इसकी वैल्यूज को आगे पीछे करके फॉर्मूला बना सकते हो ना, बना सकते हो कि नहीं? तो जो बना लेगा तो उसको ना कभी ऐसे ट्रिक्स और इनमें और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में चीजों को कन्वर्ट करने की आदत नहीं रहती। वो खुद से ही न्यूमेरिकल के अंदर खुद से ही शॉर्टकट ढूंढ लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस अच्छी है, उसकी कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो इसको खुद से कन्वर्ट कर लेगा। बट चलो, अगर आपसे नहीं भी बन रहा है, अगर आपसे ये फॉर्मूले के अंदर इसको रिप्लेस करके क्या आउटकम आएगा फाइनल, ठीक है, अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हो तो आओ मैं वो भी आपको दिखा देता हूं और उसकी भी ट्रिक बता दूंगा, उसका भी एक ईजिएस्ट वे बता दूंगा कि आप डायरेक्टली कैसे तुरंत, अगर जिस भी रेस्पेक्ट में आपको मोल फ्रैक्शन है तो टोटल फाइनल आउटकम आप झटके में कैसे बना लो, ठीक है, वो भी सिखा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो तो थोड़ा सा रब करते हैं। ठीक है, तो मैं ऊपर वाली चीज रब कर रहा हूं। चलिए, तो हमें पास जैसे मान लेते हैं कि P टोटल है, तो P टोटल हो गया P1 नॉट x1। तो मैंने कहा काम करते हैं, मुझे x1 की टर्म्स में क्वेश्चन में चीजें गिवन थी, तो मैंने कहा P2 नॉट और x2 की जगह 1 माइनस x1 रिप्लेस कर सकता हूं। देखो, तो आप इसको खोलो, क्या बना? P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट माइनस P2 नॉट x1। तो देखो जो सिमिलर टर्म्स है उसमें से x1 कॉमन ले लो, तो P1 नॉट माइनस का P2 नॉट इंटू x1 प्लस P2 नॉट। देखो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का आपके पास यहाँ पे क्या बनके तैयार हो गया, क्या बनके तैयार हो गया? फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया किसी एक मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में? आप बोलोगे सर x2 के टर्म्स में, तो आओ देखो बना कैसे, इसको ट्रिक के फॉर्म में भी याद कर लो। P टोटल निकालना है, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ और प्लस लगा दो, इतना सा। उसके बाद जिस भी मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में तुम बनाना चाहते हो टोटल, उसको लिख दो। अगर x1 लिख रहे हो, अगर x1 लिख रहे हो तो सब अंदर लिख दो P1 नॉट। तो एक बार 1 और 1 बन गए, उसके बाद सारे 2 वाले कंपोनेंट रहेंगे, माइनस P2 नॉट प्लस P2 नॉट। और अगर आप x2 के टर्म्स में निकाल रहे हो तो यहां x2 है तो अंदर एक बार x2 का 2 वाला कंपोनेंट कौन होगा? P2 नॉट। उसमें से P1 नॉट को माइनस करो और इधर P1 नॉट को ऐड करो। तो देखो आप दोनों मोल फ्रैक्शन के सेंस में आपका क्या कर सकते हो, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो बच्चों घबराना नहीं है कि सर क्या x1 x2 चला रहे हो, कितना सिंपल तरीके से चल रहा है। सिंपल है भैया, यहाँ P1 नॉट x1 है, यहाँ यहाँ P1 नॉट x1 है, यहाँ P2 नॉट x2 है। मैंने कहा एक मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में तो x2 की जगह 1 माइनस x1 रख दिया, अंदर मल्टीप्लाई किया P2 नॉट बना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया P2 नॉट x1 बना। अब देखो x1 कॉमन निकाला, P1 नॉट माइनस P2 नॉट प्लस P2 नॉट बच गया। तो मैं अगर देखा जाओ तो यहाँ पे देखो जिसका भी मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में मुझे गिवन है क्वांटिटी, उसी का पेयर यहाँ है स्टैंडर्ड पेयर, और बाकी माइनस में और अंदर बाहर वही सेम चीज प्लस में। तो मैंने उसी बेस पे देखो डायरेक्टली मैं किसी भी चीज को कैलकुलेटिवली फंसाए बिना मैंने इसको एक जनरलाइज सेंस में तुम्हें समझा दिया कि कभी भी अटक जाओ तो इस तरीके से सिचुएशन को संभाल लेना, फॉर्मूला बना लेना, वैल्यू डाल लेना, सॉल्व कर लेना। बट मेरी पर्सनल इच्छा ये होती है कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो हम क्या करते हैं, जब एक ही साथ सारी वैल्यू डालनी पड़ती है ना, तो वहां पे मैथमेटिकल गलतियां कर देते हैं। तो मेरी तो दिली इच्छा ये होती है कि आप P1 नॉट x1 इंडिविजुअल सॉल्व कर लो, P2 नॉट x2 इंडिविजुअल सॉल्व कर लो, फिर ऐड कर दो, फिर ऐड कर दो। सिंपल छोटी छोटी चीजें मैथ्स करोगे तो जल्दी भी होगी, ठीक है, घबराओगे भी नहीं और सही भी करोगे। भाई आप मान लो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, मैं कहता हूं मेंस का दे रहे हो या नीट का दे रहे हो, हम अप्रॉक्सीमेटली बोलते हैं कि केमिस्ट्री को करने के लिए 45 मिनट्स इज इनफ।
मेंस का हो या नीट का हो 45 मिनट्स इज इनफ। आप खुद दिमाग चलाओ कि नीट में 45 क्वेश्चन जो आते हैं और जो आपके मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं, करने 25 रहते हैं, ठीक है। तो मेंस में 25 और नीट में 45। क्या सारे ऑप्शन न्यूमेरिकल होते हैं? क्या सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं? नहीं होते हैं। सारे क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल नहीं है तो बहुत सारी चीज़ों इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से आ रही, जो डायरेक्टली अगर जिनका ज्ञान दिमाग में आपने टिक किया तुरंत आंसर। मतलब अगर एक पर क्वेश्चन की टाइम लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करो तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के तुमसे बहुत कम टाइम में खत्म हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व होके। तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होता है किसी भी न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप करने का भी, ठीक है। तो ये मिथ है कि भैया 30 सेकंड में ही सॉल्व करोगे तभी दुनिया आगे बढ़ेगी। अरे क्यों, आप प्रॉपर तरीके से करो तब भी आंसर आएगा। आपको 4 मार्क्स से मतलब है, 30 सेकंड में 1 मिनट से नहीं। हाँ बिल्कुल, वहां पे इस चीज का जरूर फर्क पड़ेगा। ये सब चीजें आपकी, तब आप इन सारे टाइम को, जो मैं बोल रहा हूं मेरी बात तब 100% ट्रू होगी जब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाला पार्ट आपका स्ट्रांग हो, क्योंकि टाइम तो वहीं से बचा रहे हो, टाइम वहीं से बचा रहे हो। तो ये मत कह देना कि सर आपकी बात फॉलो कर दी, एक को 5 मिनट भी नहीं लगाने, ठीक है। किसी क्वेश्चन 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और 1 मिनट में स्टेप बाय स्टेप भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बट उसके लिए नीड होती है आपने प्रैक्टिस की हो। जब आप खुद से कॉपी में किसी भी क्वेश्चन को करो तो स्टेप बाय स्टेप करो, तो आपकी आदत इतनी अच्छी हो जाएगी, हैंड इतना तेजी से आपका चलेगा कि आप विदाउट किसी, ठीक है, विदाउट किसी डिस्टर्बेंस आपकी स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी। आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, स्पीड अपने आप उन्हीं स्टेप्स के अंदर आपका हाथ तेज तेज चलेगा और क्वेश्चन वही क्वेश्चन 1 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से बोल रहा हूं, स्टेप्स जिसको समझ में आ रही स्टेप से ही चलो। ट्रिक्स हर जगह काम आती हैं, बिल्कुल आपको तेज बनाती हैं, बट अगर आप इस चीज को डायरेक्टली यहां लिंक कर सको तो क्यों इतना सारा याद रखना। मेरा तो ये कहना है, क्यों अपने दिमाग में चीज़ों को ले, इतनी सारी चीज़ें याद रखने को है। मैं सिंपल से इसका सब्सटीट्यूशन यहाँ पे अगर मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इसको ध्यान रखूंगा कि इसको ऐसे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, काम बन जाएगा। इसको क्यों लूँ दिमाग में? बट ये उनके लिए है जो एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे हैं, जिनको चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ खुली खुली दिखेगी तो उनका माइंड अच्छे से एक्सेप्ट करता है कि अच्छा ऐसे पूरी चीज़ें चलती हैं। तो ये उनके लिए है। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अंदर क्या आता है बेटा, ग्राफ आता है जो इन्हीं सारी बातों को और अच्छे से हमारे सामने प्रेजेंट करता है, ठीक है। एक ग्राफ आता है जो इन्हीं सब चीज़ों को हमारे सामने और अच्छे से प्रेजेंट करेगा। तो अब अपन देखेंगे राउल्स लॉ पे का ग्राफ। क्या देखेंगे? राउल्स लॉ का ग्राफ देखेंगे। चलो अब देखो राउल्स लॉ का ग्राफ कुछ इस तरीके से कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ग्राफ मिक्स करके बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा P1 नॉट। अब देखो P1 नॉट प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है तो उस वक्त उसका अमाउंट भी 1 होगा, और P2 नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है तो उस वक्त उसका अमाउंट X2 भी 1 होगा। तो ये मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर का ग्राफ है। अब आप खुद देखो, अगर X1 यहाँ 1 है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0, और यहाँ सिर्फ सॉल्वेंट है तो X1 सॉल्यूट की क्वांटिटी 0 तो इसका मोल फ्रैक्शन 0। पर जैसे आप सॉल्यूट से सॉल्वेंट की तरफ बढ़ोगे तो सरफेस पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट के जो वेपर फेज में जाएंगे वो डिक्रीज होंगे, तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। तो यही तो हमारा P1 है जिसको हम P1 नॉट X1 बोलते हैं। और अगर मैं इस नज़र से देखूं, इधर से इस साइड से देखूं, तो सॉल्वेंट है, तो अगर मैं सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करूंगा, समझ रहे हो, सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करूंगा तो फिर अब सरफेस पे पार्टिकल सॉल्यूट की भी आ जाएंगे, तो हर तरीके से सॉल्वेंट इवोपरेट नहीं होगा, तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो इसी को अपन कहते हैं P2, दैट इज P2 नॉट X2, और ये लो मिलके आपका टोटल वेपर प्रेशर हो गया, दैट इज P1 प्लस P2। तो ये हमारे बेटा क्या है, राउल्स लॉ का ग्राफ है। क्या है? राउल्स लॉ का ग्राफ। अब इसी ग्राफ के रेस्पेक्ट में अगर कोई क्वेश्चन पूछे, इसी ग्राफ के रेस्पेक्ट में कोई क्वेश्चन पूछे तो क्या क्या पूछ सकता है? तो आपसे ये पूछ सकता है कि जब टोटल प्रेशर मैक्सिमम है कि, तो बताओ उस वक्त आपका क्या कॉम्पोजिशन होगा? कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड
सॉल्वेंट क्या होगा। और सेम क्वेश्चन, अगर आपका टोटल प्रेशर मिनिमम है तो क्या होगा, तो क्या होगा। आगे बात। अब देखो टोटल प्रेशर इसके बीच में लाया कर रहा है, इसका मतलब ये टोटल प्रेशर, अगर देखो अब ये बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सी सॉल्यूट का वेपर प्रेशर प्योर फेज में जाता है या सॉल्वेंट का, उसके बिहाफ पे इसको चलोगे। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि सॉल्वेंट का प्योर फेज में वेपर प्रेशर सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे जाके पी टोटल बढ़ा 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 बढ़ा, तो इसी पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, जब पी टोटल मैक्सिमम है उस वक्त आप खुद देखो सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, मतलब x2 का वैल्यू 1 है और x1 का वैल्यू 0 है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इस कॉम्पोजिशन पे प्रेशर टोटल मैक्सिमम आ रहा है। और यहाँ पे वेपर प्रेशर टोटल मिनिमम कब आएगा, जब आपका x1 की वैल्यू 1 हो जाए और x2 की वैल्यू 0 हो जाए। तो इस ग्राफ से एक बेसिक सा ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि वेपर प्रेशर कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। इज दैट क्लियर। तो ये हमारा राउल्स लॉ का क्या आ गया बेटा, ग्राफ आ गया। ये हमारा राउल्स लॉ का क्या आ गया है बच्चों, ग्राफ आ गया है। इज दैट क्लियर। तो राउल्स लॉ होता क्या है, राउल्स लॉ में कैसे वेपर प्रेशर कैलकुलेट होता है, टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे डीप में डिस्कशन कर लिया। उसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी देख लिया। क्लियर, बहुत अच्छे। अब इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और ऐड होता है, दैट इज कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। अब देखो कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज का क्या मतलब है भाई, आप अभी ये जो P1 और P2 कैलकुलेट कर रहे हो, जिसको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन बोल रहे हो, ये P1 P2 क्या है, ये P1 P2 तो ये है कि P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, मतलब जितना सॉल्यूट का अमाउंट है उस हिसाब से मैक्सिमम वेपर प्रेशर सॉल्यूट कितना लगाएगा उसका आंसर है। और P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, मतलब पूरे सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम वेपर प्रेशर सॉल्वेंट कितना लगाएगा उसका हिसाब किताब है। बट अगर कोई ये पूछे कि मान ले कि आपने जैसे सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, तो ऐसा तो है नहीं एक साथ ही सब ऊपर उड़ के आ गए, ऐसा तो होता नहीं है। अगर एक साथ सब ऊपर उड़ के नहीं आए, इसका मतलब एक साथ सब वो, मतलब धीरे धीरे पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे हैं, धीरे धीरे आपके वेपर फेज में जा रहे हैं। तो कोई ये पूछे अभी कितना वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन में लग रहा है, इंस्टेंट वेपर प्रेशर, तो वो कैसे निकलेगा, वो ये चीज बताएगा। तो देखो हमने क्या बोला था कि सपोज कि हमारे पास एक वॉलेटाइल सॉल्यूशन है, इस वॉलेटाइल सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट इस तरीके से भरे पड़े हैं, मिक्स्ड है ना। तो मैं ये देखो दिख रहा है, छोटे वाले सॉल्यूट बड़े वाले सॉल्वेंट, बड़े वाले सॉल्वेंट छोटे वाले सॉल्यूट, छोटे वाले सॉल्यूट बड़े वाले सॉल्वेंट, जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट x2 है और सॉल्यूट का अमाउंट x1 है। अब यहाँ से सॉल्यूट भी उड़ा, सॉल्वेंट भी उड़ा, सॉल्यूट भी उड़ा और सॉल्वेंट भी उड़ा। तो मैं ये मान लेता हूँ कि 100% सॉल्यूट और सॉल्वेंट अभी इवेपोरेट नहीं हुआ, और सॉल्यूट कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है P1 और सॉल्वेंट कितना लगा रहा है P2। तो हमने ये बोला कि x1 में से y2 सॉल्यूट सॉल्वेंट ऊपर उड़ गया और x1 में से y1 अमाउंट सॉल्यूट का ऊपर उड़ गया कि नहीं उड़ गया। तो ये y1 एंड y2 क्या है, तो y1 एंड y2 आर मोल फ्रैक्शन of solute and solvent in vapor phase, ये है। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका मतलब अभी जितने पार्टिकल हवा में उसी के द्वारा वेपर प्रेशर लग रहा है, तो कितने पार्टिकल हवा में y1 तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1, y2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2। भाई जो सॉल्यूट वेपर प्रेशर लगा रहा है जितना ऊपर गया उसके बराबर, सॉल्वेंट कितना लगा रहा है जितना उड़ गया उसके बराबर। तो मैंने कहा काम करते हैं, वेपर प्रेशर हटा देते हैं, ठीक है, सॉरी वेपर क्या प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो P1 विल बी इक्वल टू P टोटल y1 एंड P2 इज इक्वल टू P टोटल y2 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो आप खुद देखो y1 का फॉर्मूला P1 बाय P टोटल और y2 का फॉर्मूला P2 बाय
पी टोटल बन गया कि नहीं बन गया। और ये आपका क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वेपर फेज के अंदर। ये क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट है किसके अंदर, वेपर फेज के अंदर। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो अब इस फॉर्मूले को और कैसे रोटेट कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को और कैसे कैसे रोटेट कर सकते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद चैप्टर या इस आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। तो मैंने बोला बेटा y1 है तो P1 बाई पी टोटल, इसको P1 नॉट x1 बाई पी टोटल, और y2 को P2 x2 बाय पी टोटल बोल सकते हैं। बिल्कुल, मैंने एक काम करो, दोनों को डिवाइड करो, तो आपने जैसे ही डिवाइड किया तो y1 बाई y2, पी टोटल से पी टोटल कट गया, और क्या बच गया, P1 नॉट अपॉन P2 नॉट इंटू x1 बाय x2 बन गया। अब x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला क्या होगा, अगर x1 सॉल्यूट 1 रिप्रेजेंटेशन सॉल्यूट की होती है और 2 सॉल्वेंट को, तो n1 सॉल्यूट के मोल्स मान लेते हैं, n2 सॉल्वेंट के, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n1 अपॉन n1 प्लस n2, यही बनेगा। और सॉल्वेंट का क्या बनेगा, n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो अगर मोल फ्रैक्शन का रेशियो लूंगा तो जो टोटल मोल्स आ रहे हैं डिनोमिनेटर में वो तो सेम होंगे, तो रेशियो में कट जाएंगे। तो यहां से अगर देखा जाए तो y1 बाय y2 इज इक्वल्स टू P1 नॉट बाय P2 नॉट इंटू n1 बाय n2, ये भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। तो देखो आप यही जो कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज है उसको कितने तरीके से रोटेट कर सकते हो, अलग अलग सेंस में अगर वैल्यूज रखी तो डायरेक्टली इनमें से चीज़ों को यूज करके आंसर निकाल सकते हो। बट फिर बोलूँगा मेरे को ये याद रखना है, ये याद है, तो आप ये सब चीज़ें खुद से कर सकते हो, समझ रहे हो। बट वही वाली बात होती है कि जब हम कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ते तो ये कब घूम के इसमें हो गया, तो हम बोलते अरे यार ये तो बड़ा नया कुछ क्या रिलेशन आया, ये तो डायरेक्टली ट्रिक हो गई कि ये याद रखो सीधा आंसर आएगा, सेकंडों में आंसर आएगा। भैया कितनी चीज़ें याद रखोगे, एट दी एंड कंसेप्ट नहीं पकड़े रहोगे ना तो ट्रिक्स कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन वेपर फेज क्या होता है और राउल्स लॉ क्या होता है, वेपर प्रेशर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में किस तरीके से लगता है, कैसे टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, एक मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, दोनों मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, ग्राफ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, हर एक चीज़ अच्छे से कवर कर ली है। ठीक है, तो आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ राउल्स लॉ के बारे में था। कल के लेक्चर में हम राउल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स भी लेके आएंगे, ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, जो राउल्स लॉ का एक और सेकेंडरी पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। आ गई बात समझ में? तो आज इसको अच्छे से आप देखो, पढ़ो, रिवाइज करो, और अपने लेवल पे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार उसको ट्राई करना, वरना कल तो अपन पूरी अच्छी खासी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए एंजॉय करो, मस्ती मजाक करते रहो, और चलिए बाय बाय।